हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम ये चैप्टर के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। हमने इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट किया है और ये इसके हमने 4 पार्ट्स आगे देखे थे। आज हम इसके सारे एमसीक्यूज़ को देखेंगे, किस टॉपिक से हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 30 एमसीक्यूज़ हम इंडियन पॉलिटी चैप्टर से आज सॉल्व करेंगे साथ में, और आप इनको बहुत ध्यान से देखेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे हमारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम बाय। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसने फ्रेम किया है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया। तो हमें ये पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलके क्या किया है, इसमें जो हमारी डिफरेंट कमिटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उन सब ने मिलके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे फ्रेम किया है। नेक्स्ट उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तो अडॉप्ट हुआ था, ठीक है, एडॉप्टेड, और दूसरा यहाँ पे एडॉप्टेड जब हुआ था यानी कि जिस दिन इसको अडॉप्ट किया गया था वो था 1949 में। ठीक है, 1949 और 26 नवंबर। ठीक है, ये एडॉप्शन डे था इसका, तो 26 नवंबर 1949 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन इसके साथ में जब इसको रिपब्लिक किया गया, रिपब्लिक डे जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, तो वो कौन सा डे था हमारा, 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो इसको हम रिपब्लिक डे के फॉर्म में मनाते हैं और इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं, है ना। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, जो हमारा स्टार्टिंग का टॉपिक था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे कि ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट उसके बाद हु वॉज अपॉइंटेड एज असेंबली द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ। ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे मिसप्लेस हो गया है, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो एडवाइज़र हैं उनको वो कौन थे, ठीक है, एज एडवाइज़र किसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, सर BN राव। ये हमने पढ़ा था कि सर BN राव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के एडवाइज़र थे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फ़र्स्ट मीटिंग थी, उस फर्स्ट मीटिंग में प्रिसाइडेड मतलब कि टेम्परेरी जो जज थे, यानी कि पहले दिन जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी हमने ये देखा था कि उसमें जो परमानेंट प्रेसिडेंट है वो डिसाइड नहीं हुए थे, तो उस समय के लिए कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और बाद में जो परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं वो कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हु चेयर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया। इंडिया की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके चेयरपर्सन कौन थे, तो ये हमने देखा था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जो कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हम इन्हें बोलते हैं। ठीक है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हमने देखा था। नेक्स्ट उसके बाद द नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था 24 नवंबर 1949 में। ठीक है, 24 नवंबर 1949 को हमारा नेशनल एंथम जो है वो अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक हाउ मेनी ईयर्स टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने देखा था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में, कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको टाइम लगा था 2 years 11 month 18 days। ठीक है, 2 year 11 month 18 days हमने ये देखा था कि इसका करेक्ट आंसर था। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे 8th क्वेश्चन की द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP। ठीक है, DPSP हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने DPSP को अडॉप्ट किया है, ये हमने पढ़ा था कि हमने अलग अलग कंट्रीज से कौन कौन सी चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी हैं। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हु वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है जब तक कि इलेक्शन होने के बाद एक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं आ जाती है, उस समय के लिए जो गवर्नमेंट वहाँ पे रूल करेगी
उसके प्रेसिडेंट, उसको कौन, उसके वाइस प्रेसिडेंट 1946 में कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटरिम गवर्नमेंट के 1946 में क्या रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट उसके बाद अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, इनमें से कौन से आर्टिकल में प्रोविज़न ऑफ राइट टू इक्वलिटी, तो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे जिसमें सबसे पहला राइट हमारा ये है, फर्स्ट राइट, राइट टू इक्वलिटी। ये कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक हमारा राइट टू इक्वलिटी जो है वो आता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 14। इन विच आर्टिकल, ओके, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड B.R. अम्बेडकर टर्म एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे उसमें मैंने आपको बताया था B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 यानी कि हमारा जो कौन सा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट नंबर 6 जो था, उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 32 हमारा क्या है? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हमारे जो बाकी के 5 राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट उसके बाद विच रेट इज़ इश्यूड बाय ए हाई कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू कंपेल एन अथॉरिटी टू परफॉर्म ए फंक्शन दैट इट वाज नॉट परफॉर्मिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कौन सा रिट है? रिट का मतलब होता है रिटन फॉर्म में कोई आप लॉ या फिर कोई चीज़ पास करते हो जब, तो हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनमें से कौन से, ये आपके चारों रिट हैं, वैसे 5 रिट्स हैं, यहाँ पे 4 हमें दिए हुए ऑप्शन में, इन चारों में से कौन से रिट के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये कंपेल करता है अथॉरिटी को कि परफॉर्म ए फंक्शन दैट इट वाज नॉट परफॉर्मिंग, कि जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है या फिर सही तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है, ये हबियस कॉर्पस। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला रिट हबियस कॉर्पस ये है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? ये 13 में हमने सारी, अभी हमने जब सेकंड पार्ट पढ़ा था इंडियन पॉलिटी का, तो उसमें हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आप इसमें से बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, इसका सही आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पे से इन चारों ऑप्शन में से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट, इनमें से किसको हमारे जो प्रेजिडेंट हैं वो अपॉइंट नहीं करते हैं? अब देखो, हमने ये चीज़ पढ़ा था कि जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई थी, उसमें हमने एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ा था। प्लानिंग कमीशन का अभी के टाइम पे जो नाम है वो क्या हो गया? नीति आयोग, है ना, ये हमने पढ़ा था। और इसको कौन हेड करते हैं? इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था, इसके चेयरपर्सन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है कि प्लानिंग कमीशन को प्रेसिडेंट हेड नहीं करते हैं, इसको कौन हेड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद प्रेसिडेंट कैन फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन टू होम। अब प्रेसिडेंट अगर अपना रेजिग्नेशन देंगे तो वो किसको फॉरवर्ड करेंगे? क्योंकि सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे तो वो खुद हैं, तो इसका मतलब वो करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 16th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफ इंडिया? इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी मैक्सिमम एज लिमिट पूछी है, मैक्सिमम। ठीक है, कल हमने पढ़ा था मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, ये है मैक्सिमम। मिनिमम का तो हमें पता है मिनिमम कितनी है, कल ही हमने पढ़ा हुआ था कि मिनिमम एज प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स, है ना, 35 ईयर्स होनी चाहिए। बट यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है तो कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, नो एज लिमिट। ये ऑप्शन डी होगा, नीचे ऊपर हो गया, तो ऑप्शन डी नो एज लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट इनमें से किसके मेंबर होते हैं? मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ एनी हाउस या फिर नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब नॉट ए मेंबर ऑफ एनी हाउस। करेक्ट आंसर क्या है हमारा?
ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ब्रिंग द इम्पीचमेंट मोशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट मोशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी तरीके से करेक्ट वे में, करेक्ट फॉर्म में वो काम नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो इनमें से कौन है जो इम्पीचमेंट मोशन लेके आएंगे वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उनके लिए रेजिग्नेशन लेटर या फिर इस तरीके से कुछ आएगा, वो कौन करेंगे? राज्यसभा से। ठीक है, ये कहाँ से पास होगा? राज्यसभा। नेक्स्ट उसके बाद है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड एवरी 2 years। हर 2 साल में राज्यसभा के कितने मेंबर्स जो है वो इलेक्ट होते। कल हमने ये पढ़ा था, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इससे डिस्कस किया हुआ था कि कितने मेंबर्स होते हैं। 1/3 मेंबर्स जो हैं वो एवरी 2 year क्या होते हैं? इलेक्ट होते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर द लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा के इलेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 18 years। मतलब कि आप एडल्टहुड में आ जाओ 18 years, तो वो आपकी मिनिमम एज है लोकसभा इलेक्शन को क्वालिफाई करने की। नेक्स्ट है हु अप्रूव्स अ बिल एज मनी बिल इन लोकसभा। मनी बिल के फॉर्म में लोकसभा में मनी बिल को कौन अप्रूव करता है? ठीक है, हु अप्रूव्स अ बिल एज मनी बिल इन लोकसभा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पीकर, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कल हमने पढ़ा था ये कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज क्या होती है। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज होती है कितनी? 60 years, है ना, ये हमने कल ही पढ़ा हुआ है। और ऐसी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 65 years। ये हमें यहाँ से याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में आपको हाई कोर्ट के जज के लिए पूछा है, तो इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? 65 years, ऑप्शन डी। ठीक है, हु होल्ड्स द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। इसमें ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हु होल्ड्स द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पार्लियामेंट। ठीक है, ऑप्शन सी। ये ऑप्शन सी है, ऊपर नीचे हो गए, तो इसे हम देख लेते हैं। The power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and the state falls under its। अब देखो, जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की कौन सी पावर है? इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन, किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट होता है वो किसके बेसिस पे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको करेक्ट करेगा। ठीक है, तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंजेस लाने हैं, उसको प्रॉपर तरीके से कैसे अप्लाई करना है, प्रॉपर तरीके से कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रन करेगा, लोग उसको कैसे फॉलो करेंगे, ये पावर, ये फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नेवर द लोकसभा स्पीकर। इनमें से कौन अभी तक एक बार भी लोकसभा स्पीकर नहीं रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर है केवी के सुंदरम अभी तक एक बार भी लोकसभा के स्पीकर नहीं बने। ठीक है, हु इज़ एम्पावर्ड टू ट्रांसफ़र ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो ट्रांसफ़र होगा किसका? जजेस का। ठीक है, वो कौन एम्पावर करता है? इनमें से कौन है जो कि इस चीज़ को देखेंगे? तो वो होंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर यूनियन कैबिनेट। ठीक है, तो 27th का करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इनमें से कौन सा फॉलोइंग ऑफिसेज है, कौन सा ऑफिस है जो कि किस समय पे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर में होते हैं? तो वो है गवर्नर ऑफ ए स्टेट, ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। द लोकसभा इज कॉल्ड इन सेशन फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर। लोकसभा का जो सेशन है एक साल में कम से कम कितने बार होता है? कम से कम, एटलीस्ट पूछा है। ठीक है, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, कम से कम की बात हो रही है, तो एटलीस्ट ट्वाइस। ठीक है, 2 से कम तो नहीं, उससे ज़्यादा ही होगा। द ओथ टू अ हाई कोर्ट जज इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको ओथ कौन दिलाते हैं?
तो ये होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, CJI। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे क्लियर। अच्छा नहीं, हाई कोर्ट का पूछा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, इसको हम करेक्शन कर लेते हैं। द ओथ टू ए हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज पूछा है, तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो ओथ दिलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चंस को कवर अप किया इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। अब आप मुझे यहाँ पे बताएंगे कि जितने क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं और इनमें से आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पहले से आते थे या फिर आपको आ रहे थे क्वेश्चन करते हुए, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपको चैप्टर कितना समझ आया होगा, ठीक है। और जो 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आप उनके आंसर मुझे बताएंगे। ये चैप्टर होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। आप सारे क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करेंगे।